यह एक गैर जमानती अपराध है। यहाँ पर कई साथी सोच रहे होंगे कि अगर यह गैर जमानती अपराध है तो क्या इस अपराध में जमानत नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र प्रदीप गोयडोके आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ धारा 306 आईपीसी में गिरफ्तारी से कैसे बचें। धारा 306 आईपीसी में जमानत के मापदंड क्या होते हैं, जमानत कब, कैसे और कितने समय में मिलती है, क्या चार्जशीट दाखिल होने के पहले ही बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अथवा जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं, क्या गिरफ्तारी के पहले ही जमानत मिल सकती है। तो आइए देरी के बिना वीडियो को शुरू करते हैं और धारा 306 आईपीसी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि आखिर धारा 306 आईपीसी होती क्या है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए अथवा अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए उकसाता है या फिर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है या फिर इतना ज़्यादा उकसाता है कि सामने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है अथवा अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उकसाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया जाता है, जो कि बहुत ही गंभीर और संगीन प्रकृति का अपराध माना जाता है और यह अपराध समझौता योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है अथवा इसमें सुलह समझौते की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है और यह सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है और अपराध सिद्ध होने पर कम से कम 10 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है और यह एक गैर जमानती अपराध है। यहाँ पर कई साथी सोच रहे होंगे कि अगर यह गैर जमानती अपराध है तो क्या इस अपराध में जमानत नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में निर्दोष है, बेगुनाह है, उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने रंजिशन दुश्मनी अदा करने के चलते मुकदमे में नाम संबद्ध करके जेल भिजवा दिया है या फिर गिरफ्तारी नहीं भी हुई है तो मुकदमे में नाम संबद्ध कर दिया है अथवा उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवा दिया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपनी बेगुनाही के साक्ष्य और सबूतों को कलेक्ट करें और माननीय उच्च न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से आर्टिकल 226 के तहत अपने विरुद्ध दर्ज झूठी एफआईआर को साक्ष्य सबूतों, गवाहों के आधार पर चुनौती दे सकते हैं। साक्ष्य सबूतों, गवाहों व वकील की दलीलों के आधार पर अगर माननीय उच्च न्यायालय को यह लगता है कि प्रथम दृष्टया आप पर अपराध नहीं बनता है और मिथ्या आरोप लगाकर गलत तरीके से, फर्जी तरीके से आपको फला मुकदमे में संबद्ध करके जेल भेज दिया गया है या फिर आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, किसी भी समय आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और प्रथम दृष्टया आपके ऊपर अपराध नहीं बनता है, रंजिशन दुश्मनी अदा करने के चलते मिथ्या आरोप लगाकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपका नाम मुकदमे में संबद्ध कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय आपके विरुद्ध दर्ज झूठी एफआईआर को क्वैश कर सकता है, निरस्त कर सकता है, आपके खिलाफ जो अपराध दर्ज हुआ है उसको खारिज कर सकता है। और दूसरा विकल्प है, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तारी का भय है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल यानी कि धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत यानी गिरफ्तारी के पहले ही जमानत ले सकते हैं। अग्रिम जमानत आप माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय से आप ले सकते हैं और दूसरा विकल्प है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरा है हाई कोर्ट। आपके पास दो विकल्प हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी समय आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तारी का भय है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह से आपके पास जो साक्ष्य सबूत और एविडेंस हैं उनके आधार पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत की मांग कर सकते हैं। अगर न्यायालय को यह लगता है कि प्रथम दृष्टया आप पर अपराध नहीं बनता है और आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत मिल जाएगी और आप गिरफ्तारी से
बच सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प है, अगर आपके मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है, विवेचक ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपके मामले में चार्जशीट न्यायालय को प्रेषित कर दी गई है, आपका आरोप पत्र न्यायालय पहुंच गया है और उस पर संज्ञान लिया जा चुका है, समनिंग ऑर्डर हो गया है और न्यायालय से आपको सम्मन आता है कि आपके विरुद्ध धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज है और न्यायालय में ट्रायल के लिए आपके पास सम्मन आता है और आपको लगता है कि आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं और आपने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, जिसके आपके पास पुख्ता एविडेंस हैं, सबूत हैं, साक्ष्य हैं अथवा गवाह भी हैं, और गलत तरीके से मनगढ़ंत कहानी बनाकर फर्जी सबूतों के आधार पर, फर्जी तथ्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा यानी कि आईओ द्वारा, जिसको हम विवेचक कहते हैं, उसके द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो आप उस चार्जशीट को भी चुनौती दे सकते हैं। धारा 482 सीआरपीसी के तहत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य, सबूतों व गवाहों के आधार पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर आपके खिलाफ जो चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है, जिस पर समनिंग ऑर्डर हो गया है, उस सम्मन को चैलेंज कर दीजिए, उस चार्जशीट को चैलेंज कर दीजिए। और अगर माननीय उच्च न्यायालय में आपने यह प्रूव कर दिया, माननीय उच्च न्यायालय को आपने कन्विंस कर लिया, साक्ष्य, सबूतों और गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आपके खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है और आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, लेकिन वादी मुकदमा ने गलत तरीके से मिथ्या आरोप लगाकर, मनगढ़ंत कहानी बनाकर, रंजिशन अपनी दुश्मनी अदा करने के चलते आपका नाम फला मुकदमे में संबद्ध करके आपको जेल भिजवाने का प्रयास कर रहा है या फिर आपको जेल भिजवा दिया है और आप वास्तव में बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं, तो आपके विरुद्ध जो एफआईआर पंजीकृत हुई थी, जिसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है, चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित हो गई है, उस पर प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगा और चार्जशीट क्वैश भी हो जाएगी। इस तरीके से आपका मामला खत्म हो जाएगा। अगर वास्तव में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को अधिक से अधिक व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद साथी इसका लाभ ले सकें। अगर कोई मित्र हमसे पर्सनली फ़ोन कॉल के जरिए बात करना चाहता है, कानूनी परामर्श लेना चाहता है, विधिक परामर्श लेना चाहता है, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे समय ले सकता है। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ